सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। चूंकि यह प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है और यही प्रश्न वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप लोगों को बता दूं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा से भी जुड़ें, जिससे वहाँ पर से आप लोग कोई भी PDF आपको चाहिए हो तो वहाँ पर आप लोग देख पाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस की भी PDF डली हुई हैं तो वहाँ से लेकर के और लगा पाएंगे। और आप इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेरा फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ पूछना हो, कभी भी कोई भी SMS करना हो तो वहाँ पर आप लोग भेज सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट आपसे जुड़ सकूं और आप लोगों के आंसर भी दे सकूं। और दोनों जगह है सुविज्ञा नाम से ही हूं, सुविज्ञा सुनील जैन आपको टाइप करना है तो मैं मिल जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ही प्रश्न से। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। तो देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर की बात यहाँ पर कर रहे हैं और आप लोगों को एक चीज़ और करना है, जो स्तरों की बात आती है तो प्राथमिक स्तर हुआ, उच्च प्राथमिक हुआ, माध्यमिक हुआ, उच्च माध्यमिक हुआ। तो इन स्तरों की आप विशेषताएं याद कर लें कि इन स्तरों पर बालक कैसा होता है, बालक का स्वभाव कैसा होता है, कितना सीखता है, क्या करता है। तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे सीधे बन जाएगा या फिर आपको समझ में आएगा कि इस स्तर पर बालक का नेचर ऐसा होता है या फिर ये प्रतिक्रियाएँ उसके शरीर में होती हैं या उसके सोचने का तरीका ये होता है। तो इतना आपका क्लियर रहेगा, तो फिर ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि इस स्तर का प्रश्न है तो अपन को किस लेवल का सोचना है कि बच्चे क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा? देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए उचित तरीका बताना है। तो मौखिक अभिव्यक्ति की चर्चा है तो प्रश्न पूछना तो बिल्कुल ठीक है, उचित तरीका है ये। प्रतिक्रिया व्यक्त करना भी एक उचित तरीका है और परिचर्चा भी है, क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति की बात है। मौखिक मौखिक बोल करके मतलब कि मुँह से बोल करके अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करना है। तो ये सभी जो है ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है भाषा प्रयोग पर बल देना, दूसरा ऑप्शन दिया है भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, तीसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, या फिर चौथा ऑप्शन है भाषा के कार्यों की सूची बनाना। तो सही उत्तर क्या रहेगा? प्रकार्य परक बल देने से आशय क्या है भाषा के आकलन की क्षमता में? तो यहाँ पर सही रहेगा पहला, भाषा प्रयोग पर बल देने से है आशय। दिया हुआ है हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन दिया हुआ है हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, दूसरा संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा की सामग्री की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, क्योंकि बारीकियों को समझने के लिए यहाँ पर बोला है। आगे क्या कहा? हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, बिल्कुल से ये गलत हो जाएगा और इसकी अपेक्षा तो ये दोनों गलत हैं। आगे गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना, तो ये तो बिल्कुल से गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या रहेगा? पहला वाला ही जो है अपना सही उत्तर है, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। आगे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे क्या करें? भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा लें। पहला ऑप्शन, भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। दूसरा, समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सकें। तीसरा, या फिर अपनी पाठ्यपुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सकें। तो देखिए, यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या जरूरी है? यह जरूरी है बच्चों के लिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए क्या जरूरी है? तो सही उत्तर रहेगा थर्ड वाला, कि समाचार पत्रों में छपी किसी खबर या लेख या फिर कही गई कोई भी बात तो उसके निहितार्थ को समझ सकें, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो इतना तो ये समझ उसमें आ ही जाती है। ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है।
तो रश्मि का उद्देश्य है, क्या है रश्मि का उद्देश्य? कि वो अपनी कक्षा को बाहर ले जा रही है और पर्यावरण पर आधारित कविता या पाठ का कार्य करती है। ऑप्शन पहला दिया है, बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, पहला। बच्चों को मैदान में घूमने के अवसर देना, दूसरा। मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, तीसरा। या फिर अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। तो रश्मि का यहाँ पर उद्देश्य क्या होगा? आपको सही क्या लग रहा है? ये वाला, थर्ड वाला ज़्यादा सही लग रहा है कि मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए रश्मि को समझने के अवसर देना, मतलब कि कविता को समझने के अवसर देना। तो रश्मि ये कहना चाह रही है कि ऐसा हो जाए, उसका उद्देश्य यही है। आगे फिर से देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर की बात फिर से आ गई। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना, ऑप्शन पहला। दूसरा, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने के अवसर देना। तीसरा, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना, तो ये तो बिल्कुल से गलत है। या फिर पाठ्यपुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना, तो ये भी गलत है। इन दोनों में से सही है। अब अपन को समझना है प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के परिवेश का मुख्य कारण है, मतलब कि भाषा की पाठ्यपुस्तक है जहाँ पर साहित्यिक रचनाओं को भी रखा जा रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर इस प्रकार से साहित्यिक रचनाओं को रखा जा रहा है? तो सही रहेगा सेकंड वाला, क्योंकि विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर उन्हें प्राप्त हो सके। आगे चलते हैं, पढ़ने का प्रारंभ। तो देखिए, पढ़ने का प्रारंभ कैसे होना चाहिए? आगे कह रहे हैं, वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, या फिर कविता से होना चाहिए, या फिर अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो देखिए, जब पढ़ने के प्रारंभ की बात आती है तो अपन लोग समझते हैं कि चले वर्णमाला से ही प्रारंभ कर देते हैं, कोई कहानी सुनाकर प्रारंभ कर देते हैं, कविताओं से प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो सही है ये चौथा है अपना सही, अर्थपूर्ण सामग्री से, कि बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है पढ़ना तो उसको अर्थपूर्ण सामग्रियाँ मिले जिससे उसकी और रुचि बढ़े और समझ में आए। आगे, भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या करती हैं? ऑप्शन पहला दिया हुआ है, मनोरंजन का साधन है, बिल्कुल गलत है, मनोरंजन का साधन नहीं। पाठ्यपुस्तक का एक पाठ है, ये भी गलत है। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए हुए होती हैं, हाँ ये ठीक है। आगे चलते हैं, भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो क्या होगा यहाँ पर सही? ध्यान से, भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या हैं? तो थर्ड ही ज़्यादा सही है, क्योंकि भाषा कौशल के विकास के लिए एकमात्र साधन यही हो, ये ठीक नहीं है। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए हुए होती हैं कहानियाँ। दिया हुआ है, जब मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है तो ऐसा मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है ऐसा मूल्यांकन? निरंतर मूल्यांकन कहलाता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है, ज्ञानात्मक मूल्यांकन कहलाता है, या फिर विसंज्ञानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। देखिए, कह क्या रहे हैं पहले तो ये समझना है कि जब मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना हो तो वहाँ पर कैसा मूल्यांकन होता है? सही उत्तर क्या रहेगा? तो बी रहेगा सही, सेकंड वाला, निर्माणात्मक होना चाहिए, वहाँ पर निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर दो प्रश्न अलग अलग दिए हुए हैं, ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग। ध्यान से चलते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में ही डैश डैश करके दिया हुआ है कि पहले ऑप्शन से अपन लगा लेते हैं, आकलन और परीक्षाओं को विश्वसनीय होना चाहिए एवं अधिगम को मापने के वैध तरीकों पर आधारित होना चाहिए। ठीक, पहला ऑप्शन। दूसरा है, अधिगम और परीक्षाओं को मनोरंजक होना चाहिए, तो ये तो गलत है, बिल्कुल से मनोरंजक ना हो। आगे, आकलन और परीक्षाओं को संतुलित होना चाहिए एवं अधिगम को मापने के वैध तरीकों पर आधारित होना चाहिए। तीसरा,
आगे मूल्यांकन और परीक्षाओं को परिष्कृत होना चाहिए एवं अधिगम को मापने के वैध तरीकों पर आधारित होना चाहिए। सही क्या रहेगा? तो पहला ही यहाँ पर सही होगा, ये वाला। आकलन और परीक्षाओं को विश्वसनीय होना चाहिए एवं अधिगम को मापने के वैध तरीकों पर आधारित होना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रगति पत्र। प्रगति पत्र क्या कहलाता है? रिपोर्ट कार्ड। तो प्रगति पत्र तैयार करने से शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में यह सोचने का मौका मिलता है कि उसने कौन सी गलतियां की हैं एवं उसके अभिभावक को इस संबंध में कैसे शिकायत की जाए। तो ये तो बिल्कुल से गलत हो जाएगा। प्रगति पत्रक या फिर रिपोर्ट कार्ड का मतलब ये नहीं होता है। आगे, उसने अपने साथियों से कितना कम सीखा है और क्यों। हाँ, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। आगे चलते हैं। लेकिन प्रगति पत्रक में ये ज़्यादा सटीक नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं आगे। ये भी गलत हो जाएगा। आगे, उसने पत्र के दौरान क्या सीखा। उसने सत्र के दौरान, हाँ, उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ, ये ठीक है। तो इन दोनों की अपेक्षा ये ज़्यादा ठीक है। आगे चलते हैं। उसने सत्र के दौरान जो सीखा है वह अन्य छात्रों से कितना कम है। ये भी गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है यही इसका सही उत्तर है। चलिए, आगे दिया हुआ है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को कैसा बनाया है। मतलब कि अब जो सतत और व्यापक मूल्यांकन चलने लगा है, तो इसकी स्टार्टिंग जो हुई है, इसने मूल्यांकन व्यवस्था को कैसा बनाया है? बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे, बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया है। तो ये तो गलत है। अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता। ये तो गलत हो जाएगा। आगे, केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए ज़्यादा व्यापक बनाया है। ये भी गलत है। तो पहला ही रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा में मूल्यांकन के संचित अभिलेखों में होना चाहिए। तो हिंदी भाषा में मूल्यांकन के संचित अभिलेखों में क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया है, विद्यार्थियों की उपस्थिति और चिकित्सा रिकॉर्ड होना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासनहीनता की घटनाओं का रिकॉर्ड होना चाहिए। विद्यार्थियों की रुचियों, अभिक्षमता और सामाजिक समायोजनों के गतिशील विकास का रिकॉर्ड होना चाहिए, या फिर किसी भी विशिष्ट दिन विद्यार्थी के व्यवहार का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो क्या रहेगा सही? हिंदी भाषा में मूल्यांकन के संचित अभिलेखों में होना चाहिए। तो ये होना चाहिए, ये रहेगा सही उत्तर। रुचियों, अभिक्षमता और सामाजिक समायोजनों के गतिशील विकास का रिकॉर्ड होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है, हिंदी की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। तो इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? पहला, मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग। दूसरा, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना, या फिर यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं, या फिर प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। तो क्या रहेगा यहाँ पर सही उत्तर? की हिंदी की जो शिक्षिका है वो अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। तो इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए वो क्या करेगी? पहला ऑप्शन सही है, मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करेगी। पहला। आगे, मूल्यांकन का प्रयोजन है। मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चे को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल गलत। बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार, समस्यात्मक आदि वर्गों में विभाजित करना। दूसरा, या फिर बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। तो हाँ, ये ज़्यादा ठीक है इन दोनों की अपेक्षा। उन बच्चों की पहचान या फिर उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या रहेगा? यही, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना, यह मूल्यांकन का प्रयोजन है। आगे चलते हैं।
बच्चों के लेखन कौशल की या फिर बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। देखिए, बच्चों के लेखन कौशल के विकास के बारे में पूछा है, तो लेखन कौशल के विकास के बारे में कौन सी विधि बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ये आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख या फिर पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है, तो सेकंड रहेगा सही, अपने अनुभवों को लिखना, यह रहेगा सही। आगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से पर बल देता है, मतलब किस पर बल देता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। पहला ऑप्शन है बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, यह तो गलत है। कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करना, यह भी गलत हो जाएगा। तो दो लग रहे हैं अपन को सही, इन दोनों में से अपन को छांट करके और बताना है कि सही क्या है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है मुख्य रूप से बल कहाँ देता है, ये वाला, बच्चों के व्यवहार का सतत आकलन करता है वो। आगे चलते हैं, बच्चों की भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है। तो क्या कह रहे हैं कि बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सहायक है, सर्वाधिक सहायक है। तो क्रमिक प्रगति का जो रिकॉर्ड रखता है वो आप लोगों को पता ही है, पोर्टफोलियो में रखा जाता है, जिसमें बच्चे का साल भर का क्या क्या रहा है, सारा का सारा उसने क्या क्या प्रगति की है, वो सब कुछ यहाँ पर होता है। तो शिक्षक डायरी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं भी गलत है और नोटबुक भी गलत है, ये पोर्टफोलियो सही रहेगा। और पोर्टफोलियो से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखें इसका भी। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है, यह बात का पता चलता है या फिर इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। दूसरा, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। हाँ, ये ज़्यादा सटीक लग रहा है। आगे, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, तो ये तो ज़्यादा सटीक नहीं है। प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है, ये भी गलत है। प्रश्न थोड़ी अपन को बनवाते बैठना है कि उसकी प्रश्न बनाने की ही आदत अपन डलवाएं। तो सही क्या रहेगा, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या आशय है कि मतलब बच्चों से प्रश्न बनवा रहा है शिक्षक पाठ पढ़वा कर। तो सही उत्तर रहेगा सेकंड वाला कि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से पढ़ा। बिल्कुल सामान्य उत्तर है और यह स्पष्ट ही यहाँ पर दिखाई दे रहा था। आगे चलते हैं, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर ध्यान देंगे। ऑप्शन पहला है वर्तनी शुद्धि पर ध्यान देंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय, या फिर परियोजना कार्य पर ध्यान देंगे, या फिर शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देंगे, या फिर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर ध्यान देंगे। तो आप कहाँ पर ध्यान देंगे, ध्यान से, हिंदी भाषा में दिया हुआ क्या है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर ध्यान देंगे। तो सही उत्तर क्या रहेगा, चौथा, विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग की कुशलता पर ध्यान देंगे, यह रहेगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते हैं। ऑप्शन पहला दिया हुआ है पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न, तो ये तो सही हो जाएगा। कल्पना परक प्रश्न, ये भी ठीक है। चिंतन परक प्रश्न, ये भी ठीक है। आगे दिया है अनुमान परक प्रश्न, तो अनुमान परक प्रश्न तो यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये अधिक सहायक नहीं है, ये गलत कर देंगे अपन। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है संज्ञा शब्दों के उदाहरण दीजिए, ऑप्शन पहला। दूसरा दिया हुआ है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखना, या फिर तीसरा दिया हुआ है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए या फिर संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है।
देखिए भाषिक क्षमता के आकलन का तरीका अपन को बताना है यहाँ पर, तो सही उत्तर हो जाता है सेकंड वाला ये। आगे चलते हैं, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला दिया है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर प्रयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, ये सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होगा, ये ठीक है। आगे चलते हैं, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना गलत है। बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना ये भी गलत है। मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना ये भी गलत है, क्योंकि मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह थोड़ी करना है कि हर बार मूल्यांकन करते हैं तो चलें इस बार भी कर लें, उसका कोई उद्देश्य ना हो। ऑप्शन पहला रहेगा सही। आगे क्या दिया है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? ऑप्शन पहला दिया है, व्याकरणिक नियमों पर ज़्यादा महत्व देंगे, सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे, या फिर काव्य सौंदर्य पर ज़्यादा ध्यान देंगे, या फिर निबंध लिखने की योग्यता पर। तो देखें, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा महत्व बताना है आपको, सबसे ज़्यादा महत्व आप कहाँ पर देंगे? सेकंड रहेगा इसका सही उत्तर, सीखने की क्षमता का आकलन करने पर ज़्यादा। आगे चलते हैं, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं हैं? देखिए, भाषिक अभिव्यक्ति की चर्चा की जा रही है कि बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं हैं। ऑप्शन पहला, बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं वो बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति में ज़्यादा सहायक नहीं हैं, क्योंकि बच्चा अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं वहाँ पर कर पाएगा। उसके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, वो टिक कर देगा, तो वहाँ कोई अभिव्यक्ति नहीं है। आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न, हाँ ये सहायक है, क्योंकि वहाँ पर अपने भाव या विचार व्यक्त करने हैं। आगे निबंधात्मक प्रश्न तो हैं ही इसके लिए, और सारांश युक्त जो हैं ये भी, सारांश प्रस्तुत करना ये भी ठीक है। तो अपना यहाँ सही उत्तर नेगेटिव अपन को ढूंढना था, और यही हो जाएगा सही, बहुविकल्पी प्रश्न। आगे चलते हैं, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो नाटक शिक्षण में पूछा है यहाँ पर, नाटक शिक्षण में आप सतत और व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं, तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? ऑप्शन पहला दिया है, लिखित परीक्षा। तो नाटक शिक्षण में लिखित परीक्षा की तो कोई बात ही नहीं है। सुंदर संवादों को सुंदर रूप में लिखना, हाँ ये थोड़ा सा ठीक हो सकता है, लेकिन आगे देख लेते हैं, पढ़े गए नाटक का मंचन, हाँ ये ज़्यादा ठीक है कि जो नाटक पढ़ रहा है उसका मंचन किस प्रकार से कर रहा है ये, या फिर पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना, तो ये ज़्यादा सटीक नहीं है इसके आगे। तो जो थर्ड ऑप्शन हुआ ये अपना सही। आगे चलते हैं, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना दूसरा, या फिर श्रुतलेख या फिर लिखित परीक्षा। तो बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका यहाँ पर पूछा है, तो क्या रहेगा सही उत्तर? सर्वाधिक प्रभावी तरीका बताना है बच्चों के भाषा के आकलन का, बच्चों की भाषा के आकलन का। तो ऑप्शन जो सेकंड दिया हुआ है यही बिल्कुल सही है, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। आगे चलते हैं, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अपन को यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, श्रुतलेख, सुलेख या फिर भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। तो क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आगे चलते हैं, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये हो चुका है, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हाँ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है इसलिए देख लेते हैं अपन इसको। दिया हुआ क्या है, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है सुलेख महत्वपूर्ण है, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, तो हाँ यही ठीक है, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। आगे नहीं देखना है, यही आगे।
बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति की या फिर प्रगति का लेखा जोखा रखने से संभव है? क्या संभव है? ध्यान से, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किसमें संभव है? और ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार पूछा जा चुका है। सही उत्तर रहेगा पोर्टफोलियो। ये आगे आकलन, आकलन से संबंधित प्रश्न बहुत सारे यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। आकलन क्या है? यह केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। आकलन केवल ये बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, या फिर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है आकलन, या फिर पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। मूलतः शिक्षक केंद्रित होता है, ये भी गलत है। क्या रहेगा आकलन के संदर्भ में? तो सेकंड वाला ऑप्शन, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है आकलन। आगे, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। क्या है एक निहितार्थ? बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। तो क्या होगा सही? सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है, क्या है? तो चौथा रहेगा सही, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। आगे चलते हैं। भाषा शिक्षा में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? भाषा शिक्षा में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन दिया है भाषिक परिवेश, पाठ्य सामग्री, परीक्षाएं, या फिर भाषाई अभ्यास। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम महत्वपूर्ण पूछा है और भाषा शिक्षा में पूछा है, तो परीक्षाएं जो हैं ये यहाँ पर कम महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि भाषा शिक्षा के लिए भाषिक परिवेश आवश्यक है, भाषाई अभ्यास आवश्यक है और पाठ्यपुस्तक आवश्यक है। आगे, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो जाएगा? केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना। सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में पूछ रहे हैं। बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना, केवल बच्चों की कमियां जानना, तो ये तो बिल्कुल से गलत हो जाएगा। सही क्या रहेगा? ये वाला, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। आगे चलते हैं। भाषा में आकलन संभव है। तो भाषा में आकलन कैसे संभव है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान, अवलोकन के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। केवल परीक्षाओं के द्वारा, तो केवल तो जहां भी दिख जाए वो गलत ही है, अधिकतर तो गलत ही होता है, 90%। तो सही क्या रहेगा? सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान, अवलोकन के द्वारा आकलन संभव है। आगे, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? प्रश्नों का निर्माण करने को, परिचर्चा को, सृजन लेख को, या फिर सृजनात्मक लेख को, या फिर प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो देखिए, सबसे कम महत्व की चर्चा यहाँ पर की जा रही है कि भाषा में आकलन करते समय आप सबसे कम महत्व किसको देंगे। चलिए, इस प्रश्न के उत्तर में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा रुका था कि देख लूँ मैं इसका उत्तर क्या है। लेकिन यहाँ जो उत्तर में दिया हुआ है परिचर्चा, तो परिचर्चा मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। फिर भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है, फिर मैं और अच्छे से देख के और आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा। तो आज के प्रश्नों में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज बहुत सारे प्रश्न थोड़े से हार्ड भी थे और अच्छे भी थे। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है और आप इन प्रश्नों को देखें जिससे कि आपका अभ्यास और अच्छा हो। और मुझे एक भाई का आज एक SMS आया था, उसने बहुत अच्छी तैयारी की है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, ऐसा भी कई लोग कर रहे हैं। एक किसी भाई ने वन लाइन जो फैक्ट में, मतलब मैंने बोला भी था कि जो संस्कृत पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं आप लोग वन लाइन में लिख लें, मतलब कि एक प्रश्न लिख लिया और उसका उत्तर। तो एक भाई का आज SMS आया था कि उसने लगभग 800 लिखे हैं, 800 प्रश्न तक उसने ऐसे लिख लिए हैं संस्कृत पेडागोजी के। आप लोग सोचें, तो आपको भी ऐसे अभ्यास की ज़रूरत है, क्योंकि संस्कृत पेडागोजी ये कहें कि ज़्यादा प्रश्न रिपीटेड ही होते हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी
घुमा के कैसे भी पूछता है जो आपसे बन जाए और वो प्रश्नों का अभ्यास जो आपका पिछला है वो रहे, तो बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा। आप लोगों को बहुत सारी तैयारी करना है और जितना हो सके अभी तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो कहीं भी हुई हो, उसके प्रश्न आपको लगाना है बस। तो बहुत ज़्यादा आपको लेवल का भी पता चलेगा और आपके पढ़ने का भी पता चलेगा कि आप कितनी हद तक तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत